आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन इनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न कि भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। साल 1839 जब जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बाद उनका बिजनेस बड़ा बन जाता है, लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन को ट्रेड कर सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में पैस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी, वहां के वर्कर अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20 से 25% वर्कर एब्सेंट हो जाते थे और हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम भी नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड्स की स्कीम लॉन्च की, यानी कि वर्कर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और इवन कई सारे कंपटीशन भी अलाउ करवाए, जिसमें जो भी कंपटीशन में विजेता रहता था या फिर जिसकी फर्स्ट रैंक आती थी उसी हिसाब से उसको पोस्ट दे दी जाती थी। इन सब से इंस्पायर होकर वर्कर्स अपना काम तेजी से करने लगे और छुट्टियां करना भी बंद कर दी, क्योंकि उन्हें अपना गोल अचीव करना होता था। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत ही पसंद करते थे और वो जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताज महल होटल बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में हिस्सा लिया। उनका विजन था कि होटल का हर रूम समुद्र को फेस करे, जिससे गेस्ट को ऐसा फील हो कि वो पानी में फ्लो कर रहे हैं। 1903 में पहली बार द ताज होटल को पब्लिक प्लेस के लिए चालू किया गया। वो पूरे बॉम्बे की पहली एक ऐसी बिल्डिंग बनी थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती थी। जमशेदजी ने ऐसे बहुत सारे काम किए, लेकिन उनका एक बिजनेस बहुत ही पॉपुलर हुआ। वो बिजनेस था स्टील का। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवे और कई सारी फैक्ट्रियों में स्टील का बहुत ही यूजफुल होता था। इसीलिए उनका सपना था कि इंडिया में ही एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपने लाइफ के 17 साल इंडिया में हाई क्वालिटी के आयरन ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि आयरन स्टील बनाने के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल होता है। इंसेंटली जमशेदजी को लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद 1904 में उनकी डेथ हो गई। जमशेदजी के विजन्स और ड्रीम्स इतने बड़े थे कि उनको जीता जी पूरा करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए उनके बाकी विजन्स को पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे तुरागजी टाटा ने। जमशेदजी के काफी ड्रीम्स में एक ड्रीम्स था पावर प्लांट खोलना। इसीलिए उनके ड्रीम्स को निभाते हुए तुरागजी ने 7000 वर्कर्स को हायर किया और आर्टिफिशियल डिप्स और चैनल्स बनाना शुरू कर दिया। 1911 में प्लान रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और फैक्ट्रियों को इसी पावर प्लांट से पावर सप्लाई होना चालू हो गया और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फिर कुछ समय बाद 1932 में तुरागजी टाटा की डेथ हो गई। जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसों में डाइवर्सिफाई किया। तुरागजी टाटा के बाद 1938 में टाटा के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर JRD टाटा। JRD टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और डिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वो हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर और कार को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की इंडिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। इसकी पहली फ्लाइट खुद ही JRD टाटा ने टेक ऑफ की थी। 1991 तक JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को काफी नीचे से 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमांड किसी और के हाथों में सौंप दें। इसीलिए JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में फैमिली के एक प्रोमिसिव मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। जब 1991 में सर रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया, तब उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन अंदर से काफी चीजों में पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा कि हाई प्रोफेशनल जैसे कंप्यूटर और AI में ग्रो करना चाहिए और उनके ग्रुप में किसी ने भी बहुत समय से कुछ यूनिक नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे।
इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेके प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में सर रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेबल करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी, जो उस समय का एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में एक निसान का पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में इसे पहली बार रीबिल्ड किया गया। सर रतन टाटा ने कार को डिजाइन करने में एक खुद का डिजाइनर रोल निभाया और फाइनली 1998 में द इंडियन कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडिया से इंडी लिया गया और कार से कार, इसीलिए इसका नाम बना इंडिका। इसके बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली कार्स अप्रोच नहीं कर सकती और पूरी फैमिली को मजबूरन एक स्कूटर पर ट्रेवल करना पड़ता है, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का सपना था कि मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर से कार में ट्रेवल करवाना। इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में उन्होंने अपने प्रॉमिस को रखते हुए 1 लाख के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च की नैनो कार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेबल सिंबल की तरह देखते हैं। जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और डिजाइन के कारण लोगों ने उन्हें एक ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड करना चालू कर दिया। जहां दूसरी कार के ओनर अपनी कार के लिए प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के यूजर अपनी कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करते थे और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से एक बहुत बड़ी सीख ली। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया में बाहर की कंपनियों को भी अप्रोच किया जाए और टाटा मोटर्स को केवल इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी बिजनेस करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने एक से एक बेहतर फॉरेन ब्रांड को अप्रोच करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी इफेक्ट में एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने जैगवार और रेंज रोवर को अक्वायर कर लिया और इसी डिसीजन के कारण टाटा का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया की बाहर लोकेशन से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो रेवेन्यू कमाया है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा जी का कहना था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी रतन टाटा जी के फैन हैं तो एक लाल बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप स्क्रीन पर और भी वीडियोस देख सकते हैं।